नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अब बच्चों की बारी, इसमें आपका स्वागत है। और कोरोना से जंग में सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह है कि भारत बायोटेक ने कहा है कि अगले 10 से 12 दिनों में बच्चों के लिए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये बड़ी बात कही गई है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के 525 बच्चे शामिल होंगे। यानी साफ है कि सरकार हर तरफ से कोरोना को मात देने के लिए कमर कस चुकी है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल अगर 10 से 12 दिन में शुरू होता है तो बच्चों को वैक्सीन कब से मिलनी शुरू हो जाएगी, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बच्चों में भी जो 2 साल से 18 साल तक के एज ग्रुप को तय किया गया है ट्रायल के लिए, उसमें से भी ज्यादा जरूरत सबसे पहले वैक्सीन की किसको होगी। इसके अलावा सवाल यह है कि कितनी जल्दी बच्चों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड वेव, तीसरी लहर में यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही दिख सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। देश में कोरोना का उफान अब ढलान पर दिख रहा है। बीते 3 दिनों से लगातार मामले 3 लाख के नीचे आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी अब मरीजों को भले न सता रही हो, वैक्सीनेशन पॉलिसी जरूर परेशान कर रही है। अब सरकार ने इस पर अहम फैसला लिया है। इसके मुताबिक साल के अंत से बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकती है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी भी दे दी गई है। कंपनी दूसरे और तीसरे चरण में 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। इस क्लिनिकल ट्रायल में देश भर के 525 बच्चे शामिल होंगे और ये क्लिनिकल ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू भी हो जाएगा। कोरोना काल में बड़ों के बाद अब बच्चों की भी वैक्सीन आ जाएगी। जहां इस बात से ज्यादातर लोग खुश और उत्साहित हैं, वहीं कई लोगों के मन में वैक्सीन और बच्चों के लिए उसकी जरूरत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इन सवालों को फिजूल का बता रहे हैं। 13 मई 2021 तक अमेरिका में 39 लाख बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर बच्चों में भी देखने को मिला है। अब तक कुल संक्रमितों में 12% संख्या बच्चों की भी है। और परेशान करने वाली बात यह है कि 12% में वो बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर न के बराबर है, लेकिन 1000 बच्चों में से एक में संभव है कि अभी हल्का संक्रमण आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाए। डॉक्टर इसे तकनीकी भाषा में बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कह रहे हैं। डॉक्टरों को ये भी डर है कि भले बच्चे अभी कोरोना कैरियर न बन रहे हों, लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं होगा, इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बच्चों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाने पर काम किया जा रहा है। बच्चों को लगने वाली हर वैक्सीन की तरह इसके भी हल्के फुल्के साइड इफेक्ट होंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें पाया गया है कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन में कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ पर दर्द और सूजन देखने को मिलती है। साथ ही कुछ बच्चों ने सिर दर्द, बदन दर्द और थकान की शिकायत की है, लेकिन इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट देखने को अब तक नहीं मिला है। जाहिर है, कोरोना जिस तरह से अपना रूप बदल रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस लड़ाई में सभी को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, वैक्सीन सभी को लगवानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संजय राय, रिसर्चर हैं कोवैक्सीन के, जिस कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को बच्चों पर मंजूरी दी गई है, उसके रिसर्चर रहे हैं डॉक्टर संजय राय, और साथ ही कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मोहन हैं, डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक मेदांता हॉस्पिटल की, पीडियाट्रिक यानी बच्चों की डॉक्टर हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय राय जी आपसे होगा। सर, ये कहा गया है, बड़ा ऐलान ये हुआ है कि 10 से 12 दिन में क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 और फेज 3 का शुरू होगा।
तो मान लिया जाए कि जून के पहले हफ्ते में ये शुरू हो जाएगा सर, तो जून के पहले हफ्ते में अगर ट्रायल शुरू होता है तो ये प्रक्रिया पूरी होने में कितना वक्त लग सकता है? और अगर साफ तौर पर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने में कितना वक्त लग सकता है? अगर कोई ये जानना चाहे कि इस प्रक्रिया के बाद उनके बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक मिल जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 पहलू है। एक रिसर्च करके एविडेंस जनरेट करना, दूसरा आपने कहा कब तक उसकी उपलब्धि हो जाएगी, तीसरा जरूरत, किस ग्रुप को कितनी जरूरत है। जैसा कि 10-12 दिन में शुरू हो जाएगा तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। एथिकल कमेटीज होती हैं सारी इंस्टीट्यूशंस की, वो इसको अप्रूव करती हैं। वह 10 दिन लगाएंगी या 10 महीने लगाएंगी, उनके ऊपर है कि वह जो है, हम जो है एज ए रिसर्चर उनको जमा करते हैं प्रपोजल कंप्लीट, फिर उनके जो भी कंसर्न होते हैं, अगर कोई कंसर्न नहीं है तो उनको तुरंत वो परमिशन देते हैं। अगर कोई कंसर्न होता है तो फिर रेज करते हैं, उसको हम फिर रिप्लाई करते हैं। ये होता है। सो 10 दिन भी लग सकता है, महीने भर लग सकता है। ये कहना कि 10-12 दिन होगा, मुझे नहीं लगता। पिछली बार भी कहा था जब फेज 1 की ट्रायल हमने शुरू की थी इसी की, कि 2-4 दिन में हो जाएगा, वो 1.5 महीने बाद शुरू हुआ। तो ये कहना जो है, ये किस बेसिस पे कोई भी कहता है कि 10-12 दिन में हो जाएगा, नहीं पता। क्योंकि रेगुलर ये जो भी एथिक्स कमेटी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो अपना निर्णय लेती है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में 10 या 12 दिन में नहीं कर सकती। तो लेकिन अगर हम सपोज कि शुरू हो जाएगा, अगर 10-12 दिन में शुरू होता है तो फिर ये 2 डोज का शेड्यूल है, सेम 4 वीक अपार्ट। उसके बाद जो है एविडेंस है, तो 3 to 6 मंथ टाइम लगेगा। जैसे पहले लगा था वैसे ही इसमें भी लगेगा। तो हम सोचते हैं कि इस साल के अंत से पहले तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। ये है, अगर पूरी प्रक्रिया ठीक ठाक से चलती रही तो बच्चों से, देखिए वैक्सीन अलग नहीं है, वैक्सीन तो ऑलरेडी मार्केट में, ये सेम वैक्सीन को बच्चों के लिए उपयोग के लिए भी कहा जा सकता है कि अब मंजूरी मिल जाए। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। ये आपने तस्वीर साफ की। ये अलग बात है कि अब प्रक्रिया में कि उसकी जो रफ्तार है वो क्या रहती है, लेकिन अगर मोटा मोटी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप कह रहे हैं कि साल के आखिर तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, अगर ये प्रक्रिया ठीक से चली तो। अब डॉक्टर नीलम मोहन जी, मैम, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो बात अभी डॉक्टर संजय ने कही कि एक तय वक्त बताना, फिक्स टाइमिंग बताना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आइडिया है कि साल के आखिर तक आ जाएगा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो थर्ड वेव की बात हो रही है, तीसरी लहर की बात हो रही है कोरोना की, उसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के ऊपर रहेगा। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि जो यंग लोग हैं, चाहे तो वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं या फिर वो इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं, एंटीबॉडी बन चुकी है, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ले ली है। बच्चों पे असर की आशंका इसलिए है कि बच्चे अब तक कम इन्फेक्ट हुए हैं। तो आप जरा बताएं मैम कि इस गंभीरता को देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, या आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, कितनी जल्दी बच्चों के लिए वैक्सीन आ जानी चाहिए ताकि थर्ड वेव में जो बच्चों के ऊपर खतरे की बात की जा रही है उसको हम रोक पाएं? जी, तो 3 है आपके सवाल में जो मैं जवाब दूंगी। नंबर 1, लोगों का कहना है कि बच्चों को क्या वैक्सीन की ज़रूरत है। उसका आंसर बिल्कुल सही आपके एंड में जैसे बोला, हाँ हमें वैक्सीन चाहिए। क्यों? उसका रीज़न इस पिछले साल तक जब कम एक्सपीरियंस था तब लग रहा था कि बच्चों को बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है। तो जब फाइज़र ने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट जुलाई में उनकी स्टार्ट हुई थी 2020 में स्टडीज़, लेकिन जब तक उसको रिजल्ट्स लाके अप्रूव किया तो वो मई लग गया, जो एक नॉर्मल स्पैन। फेज 2 स्टडी होती है जिसके अंदर आप थोड़े हंड्रेड्स बच्चों में, हेल्दी में आप देखते हैं कि उसकी एंटीबॉडी, इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी क्या है। फेज 3 ट्रायल होता है जिसको इफेक्टिवनेस, मतलब आप एक ग्रुप में हज़ारों में आधे बच्चों को देते हो और आधों को नहीं देते, और देखते हैं कि जिनको दिए उनमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम भी जब कोवैक्सीन बड़ों में भी आई थी, अगर आपको याद होगा, फेज 3 ट्रायल्स लंबे नहीं हुए थे। फेज 3 ट्रायल के ऊपर ही ये डिसाइड किया गया था कि वैक्सीन इम्यूनोजेनिसिटी है, सेफ है और इसलिए यूज़ किया गया। तो इस तहत पे जो इनको परमिशन दी गई, उस परमिशन में क्लियरली कहा गया है कि इंटरिम रिजल्ट शेयर करें।
वो रिजल्ट्स जो फेज़ 2 के रिजल्ट्स होंगे उसके बेसिस पे वो फेज़ 3 के इंटरिम रिजल्ट्स पर डिसाइड करेंगे। और उम्मीद करते हैं हम जिस तरीके से कोवैक्सीन को जल्दी लाया गया था मार्केट में, फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हुए और मार्च से अभी चल रहे हैं मॉडर्ना के ट्रायल। तो मॉडर्ना भी आते आते मुझे लग रहा है साल के अंडे J&J एंड और फाइज़र तो हमें मालूम है कि 12 साल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। तो अब सब समझते हैं वायरस जो है वो म्यूटेट कर रही है। सेकेंड म्यूटेशन जो सेकेंड वेव आया था उसमें जो हम 1617 म्यूटेंट बात करते हैं उसके अंडर 0.1 या 0.2 या 0.3 जिसको हम डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट कहते हैं, वो म्यूटेंट बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट किया। कैसे? क्योंकि फर्स्ट वेव में 2% ICMR के हिसाब से बच्चे थे, सेकेंड वेव में 11.8 to 12% बच्चे हैं। इसका मतलब ये जो म्यूटेंट नियरली 50% से ज़्यादा 50 to 60% अब इंडिया में म्यूटेंट्स थे। इसका मतलब ये म्यूटेंट बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करे, इनकी ट्रांसमिटिविटी ज़्यादा थी, बच्चे मोर सिम्टोमेटिक थे। हाँ, ये सही है कि बच्चे सीरियस कम होते हैं, 5% में सीरियस हो सकता है और उसमें हाई रिस्क है जैसे मोटापा या जिसको पहले से कोई स्टीरॉइड चल रहे हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर हुआ है, जो भी कारण से जिनकी इम्यूनिटी कम हो वो हाई रिस्क कैटेगरी में है और मोर्टेलिटी 0.01 to 0.05। क्योंकि हमारे देश में 50 करोड़ बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं, हम ये मोर्टेलिटी स्वीकार नहीं करेंगे। और एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर यू प्रिपेयर टू फेल। तो अगर हम अपनी प्रिपरेशन फेज 3 को, सारे एक्सपर्ट्स ने ये माना है कि वायरस म्यूटेट करेगी, वो जाएगी जिधर आसानी से मिले। आसान कौन है? बच्चे हैं। और फेज 3 में जो यूरोप ने हमें बताया है कि फेज 3 होना ही होना है। फेज 3 का जो सूत्रा मैट्रिक्स के हिसाब से फेज 3 आएगा आपका एनीवे अक्टूबर नवंबर में हमारा फेज 3 आएगा, क्योंकि ठंड भी पड़ेगी और सारे फेस्टिवल सीजन होंगे फेज 3। तो हमारी ये विनती है कि बिल्कुल बच्चों को हमें सतर्क, हम डराना नहीं चाह रहे, हम सतर्क हो रहे कि हमारी तैयारी करें, म्यूटेंट्स हम जल्दी पकड़ें, हम वैक्सीनेशन बड़ों में दें ताकि बड़े भी प्रोटेक्ट हो, तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाए तो वायरस कम हो जाए, क्योंकि उनको वायरस कम होएगी। और साथ ही साथ डॉक्टर्स, नर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका ने पहली ऑलरेडी फैसिलिटीज तैयारी की है। हमारा ये मानना है कि एक एक्सपर्ट कमेटी में सब कमेटी बच्चों की भी होनी चाहिए, जिसके अंडर ये सारे चीजों को नजर में रखना चाहिए। जी जी जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करना। तो जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि विदेशों में इस वक्त क्या हो रहा है। तो अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है और जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो बच्चों की वैक्सीन की रेस में हैं, उनमें से फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और भारत बायोटेक शामिल है। तो जो अभी वैक्सीनेशन की तैयारी ग्लोबली चल रही है उसमें फाइजर का फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है 12 से 15 साल के बच्चों पर और 100% एफिकेसी उसमें पाया गया है। मॉडर्ना जो है डोज है में भारत बायोटेक का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मतलब तैयारियां तो चल रही हैं। लेकिन अब मैं संजय जी एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं सर, जब वैक्सीन को लेकर खबर आती है तो लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी होता है। जब ये खबर आई कि 2 से 18 साल के बच्चों पर अब ये ट्रायल शुरू होगा, उनके लिए ट्रायल शुरू होगा, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है एक साथ शुरू हो जाएगी। ट्रायल का शुरू होना क्या ये इस बात की भी गारंटी है कि 2 साल से 18 साल के बच्चों को एक साथ वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, या सिर्फ ये ट्रायल है, जब वैक्सीनेशन की बारी आएगी तो एज ग्रुप को बांट दिया जाएगा, जैसे पहले 12 से 15 फिर उसके बाद 6 से 12 ऐसा? इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो ट्रायल है ये एक एविडेंस जनरेट करने का ये जरिया है कि साइंटिफिक एविडेंस जनरेट करें कि बच्चों में वैक्सीन सेफ है कि नहीं, बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं,
उसके लिए ये है जो ट्रायल है। और ये हमेशा अच्छा होता है कि हम पहले एविडेंस जनरेट करके रखें कि जब भी जरूरत हो दें। यह एक तरीके से कहा जाए, जैसा डॉक्टर साहब बोल रही थी कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा डेफर मत रखता हूँ उसमें। हमेशा तैयारी करनी चाहिए, हमेशा पहले से ही कि हो सकता है थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है बुजुर्गों को प्रॉब्लम हो, किसको होगी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हमें जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस अभी तक हैं उन पे थोड़ा विश्वास करना चाहिए, संभावनाओं से ज्यादा जो है उस पे विश्वास करना चाहिए। एक साल पहले जब हम बातें करते थे तब संभावनाओं पे करते थे, क्योंकि बिल्कुल ही नया वायरस था, हमारे पास एविडेंसेस कम थे। ग्लोबल एविडेंसेस अब इतने ज्यादा हो गए, मैं कहूं कि जितना एक वायरस और इस डिजीज के लिए कोविड-19 या सार्स कोरोना वायरस 2 के लिए जितना हमारे पास एविडेंसेस जनरेट हुए, किसी डिजीज के लिए इतने कम समय में नहीं हुए, इंक्लूडिंग वैक्सीन कि 15 वैक्सीन इस समय दुनिया में लग रहे हैं। ये तो किसी को वैक्सीन देने का एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता है, हमें जनरेट करना चाहिए एविडेंसेस कि बच्चों में रियली क्या बच्चे अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। अगर बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली एक हमें जस्टिफिकेशन बनता है कि बच्चों में लगना चाहिए, अगर कोई कारगर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, क्या वैक्सीन इन्फेक्शन रोकता है, और तीसरा वैक्सीन सीवियरिटी रोकता है। इन तीनों को अगर वैक्सीन सीवियरिटी रोक रहा है तो और इन्फेक्शन पे उतना कारगर नहीं है जो अभी के एविडेंसेस ये आए हैं, जिसको भी और एनालाइज करके एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। सो अगर बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली बनता है, अगर बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो कि सीरो सर्वे कितने केसेस होते हैं उससे नहीं होता, सीरो सर्वे ही एक्चुअल एविडेंस देता है, और सीरो सर्वे ये बताता है कि बड़ों से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं। अगर लाइक मैं दिल्ली की बात करूं, अगर 60-70% बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं, दैट मींस ससेप्टेबल पॉपुलेशन उनका बहुत ही कम है, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी आज की डेट में सबसे बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन दे रहा है। सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस नहीं, ऑब्जर्वेशन भी हमारा है कि जैसे धारावी से केसेस नहीं आए पिछली साल, आपको याद होगा धारावी जो है हॉट स्पॉट सिर्फ कंट्री के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था, सबसे बड़ा स्लम एरिया। दिल्ली के भी वो लोकेलिटी जहां से केसेस आ रहे थे नहीं आए, मैं नाम नहीं किसी लोकेलिटी का लेना चाहता हूं, लेकिन तो इसलिए हमें एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है, साइंटिफिक ढंग से जो है उसको एनालाइज करने की जरूरत हो तो दें। अगर जरूरत नहीं है, पहले जरूरत को असेस करें, उस बेनिफिट को डॉक्यूमेंट करें कि देने की जरूरत है। नहीं तो देखिए, हर जगह साइंस यूज नहीं होता है। मैंने 6 महीने पहले कहा था, आपके चैनल पे आके कहा था कि जरूरत ना भी हो तो भी हम इन्फ्लुएंस में काम करते रहेंगे, और 6 महीने के अंदर हम बच्चों का डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी एडल्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, वह नहीं होना चाहिए। इसका मिसयूज होना, इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो हम सर्च करके एविडेंस जनरेट करते हैं उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आप कह रहे हैं कि जो एविडेंस बेस्ड कोई काम होना चाहिए, ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि एविडेंस के आधार पर काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जब आपने ये बात कही है तो अब डॉक्टर नीलम, मैं आपसे मैम ये पूछना चाहता हूं कि 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए एक ट्रायल होगा, तो आप जरा बताएं मैम कि बच्चों के किस ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 2 साल से 18 साल के बच्चों को अगर हम देखें तो उसमें से कौन सा एज ग्रुप ऐसा होगा जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है इन्फेक्शन का, और उनको सबसे पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसे है कि सबसे ज़्यादा तो है ऑब्वियसली इन्फेंट्स जो हम बोलते हैं, लेकिन उनके लिए अभी वैक्सीन है नहीं। इनफैक्ट जो वैक्सीन ट्रायल के लिए जो चल रही है, दैट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट। इन्फेंट्स में फाइज़र की नेक्स्ट स्टार्ट होएगी, अभी वो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मेरे हिसाब से एडोलेसेंट्स इज़ अ वेरी गुड ग्रुप, जो 12 साल और ऊपर से वैक्सीन उनके लिए फर्स्ट स्टार्ट करनी चाहिए, दैट इज़ अ बेटर। लेकिन जिस तरीके से हम ये जो MIS-C देखते हैं, ये चिल्ड्रन में भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं मोर देन एडोलेसेंट्स, तो ऐसे मुझे सेपरेट करना इज़ डिफ़िकल्ट। बट एक्सपीरियंस जो कहता है कि जो एडोलेसेंट्स है उन पे वैक्सीन्स काफ़ी आ गई होगी। जैसे ऑलरेडी मई से हमारे पास फाइज़र है तो उसका एविडेंस हो जाएगा, और फाइज़र ने पहले ही काफ़ी सारे 3000 बच्चों पे कर चुके हैं सर्वेलेंस, और उसमें देखे मॉडर्ना के भी चल रहे हैं,
जाइडस की जो वैक्सीन इंडिया में अभी फेज 3 ट्रायल चल रही है, वो भी 12 ईयर्स के ऊपर उन्होंने एनरोल किए हैं, तो वो भी हमारे पास एविडेंस आ जाएगा। और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जून में उनकी वैक्सीन की भी आयु, तो हो सकता है कि जाइडस उससे पहले अपनी बायो इससे पहले भारत बायोटेक से पहले अपना एविडेंस शो कर ले कि 12 साल के ऊपर वो इफेक्टिव है। तो हो सकता है गवर्नमेंट उनको जब इमरजेंसी अप्रूवल दी और उनके पास डेटा है तो उनको अडोलेसेंट्स पे पहले मिल जाए। और जब तक कि इन्होंने बताया कि इनकी एविडेंस आने में हमको कम से कम फेज 3 ट्रायल के लिए 6 महीने से कम मुश्किल हो जाएगा टू से कि उसकी इफेक्टिविटी क्या है। तो दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड मेरे हिसाब से। ठीक बात है। हम बात कर रहे हैं कि अब बच्चों की बारी आने वाली है और उसको लेकर काम तेज हो रहा है। तो डॉक्टर संजय, एक बात सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे कहा यह जाता है कि जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू एडल्ट। तो क्या जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा तो क्या बच्चों को भी 2 डोज देना ज़रूरी है या फिर बच्चों का काम 1 डोज में हो जाएगा? देखिए, किसी भी वैक्सीन का डोज निर्धारित होता है ट्रायल करने के बाद कि 1 डोज में काम चलेगा, 2 डोज में चलेगा। जो अभी तक ये है, क्योंकि एक लाइव वैक्सीन नहीं है, किल्ड वैक्सीन है जो अब हम यूज करने जा रहे हैं, मतलब इनएक्टिवेटेड है। सेम वायरस को कल्चर करने के बाद इनएक्टिवेट किया जाता है। अच्छा। तो एक उसका स्टैंडर्ड डोज होता है कि उससे ज्यादा हम देने पे साइड इफेक्ट ये सब होने लगता है, तो उसको डिवाइडेड डोज में करते हैं। जैसे कुछ वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 3 डोजेज हैं उनके, कुछ वैक्सीन के 1 डोजेज हैं। इस वैक्सीन का 2 डोज है और 2 डोज पे क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। हो सकता है कहीं क्लिनिकल ट्रायल में यह है कि नहीं 1 डोज भी इतना इफेक्टिव हो रहा है, तो हो सकता है इसकी संभावना, ऐसा नहीं कि संभावना नहीं है। अच्छा। बट अभी जो है वह 2 डोज को लेकर ट्रायल कर रहे हैं, तो 2 डोज ही होगा। और ओवरऑल हम इफेक्टिवनेस देखते हैं कि बेटर रिस्पांस कितना है, जो सेफ भी हो और रिस्पांस भी अच्छा करे। इनकम्प्लीट प्रोटेक्शन देने से बेटर है कि जितना प्रोटेक्शन हम ज्यादा से ज्यादा दे पाए, अगर वैक्सीन दे ही रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दे पाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है। और इसलिए जो है जो भी एविडेंस जनरेट होगा उस बेसिस पे फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन आज की डेट में 2 डोज शेड्यूल है और 4 वीक के पार्ट ही होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये तो जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तब इसके ऊपर अंतिम फैसला होगा, लेकिन फिलहाल 2 डोज को लेकर के ट्रायल हो रहे हैं। अब डॉक्टर नीलम मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप जुड़ी हैं और आप लगातार बच्चों के मामलों को देखती हैं, समझती हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कोरोना की वजह से। तो आप जरा बताएं, जब 3rd वेव की बात हम कर रहे हैं और उसकी चिंता जताई जा रही है, तो 3rd वेव से, ये तो ठीक है कि वैक्सीन जब आएगी तो वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा बच्चों पर, लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि 3rd वेव में जब बड़ा टारगेट बच्चे होने वाले हैं तो उनको कैसे बचाया जाए 3rd वेव से, इसके लिए अलग से क्या तैयारी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको डिवाइड करती हूँ गवर्नमेंट लेवल, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और पेरेंट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे रैपिड वैक्सीनेशन ऑफ द कंट्री। नंबर 2, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की, लोगों को मास्क और उसके लिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। 3, साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई the mutants and work on it immediately. Administration to gear up facilities for children care and doctors and infrastructure को। Parents, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अपनी एंजाइटी बच्चों में नहीं देनी है। ये जान लीजिए कि इन्फेक्शन माइल्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को कुछ ना हो, चाहे वो दुख हो, दुख से भी हम दूर करना चाह रहे हैं। तो आपको उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक, टाइम से सोना, एक्टिविटी, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज के ध्यान के साथ साथ मास्क 2 साल के ऊपर बच्चों को पहनना है। प्रॉपर मास्क नाक और मुंह को कवर करें। सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपनी आदत बना लें, अपने जीने का एक तरीका बना लें टू कीप सोशल इवेंट्स और ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, ये पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब, माफ़ी चाहती हूँ थोड़े टाइम के लिए, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को हमें कम करना होगा, स्प्रेड करना होगा ये हमको, ताकि 3rd वेव देर से आए और हमारी तैयारी पूरी रहे
जब तक वो आए और एक भी बच्चा इस देश का इस चपेट में ना आए। ठीक बात है। तो क्या हमें भी अपने स्तर पे अलर्ट रहना होगा पेरेंट्स को कि बच्चों को कैसे आप सुरक्षित रख पाएं? वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है और जब वैक्सीन आएगी, और जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट ने कही कि उम्मीद है कि साल के आखिर तक आ जानी चाहिए, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम भी शुरू होगा, लेकिन तब तक सावधानी ही बचाव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मोहन जी आपका और डॉक्टर संजय राय जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।